नमस्कार, खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई एक अहम जानकारी आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का चंपावत का दौरा है। मां बाराही धाम देवीधुरा मंदिर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसके अलावा जो निर्माण कार्य है उनकी समीक्षा भी करेंगे। स्थल निरीक्षण भी होगा और सीएम के आगमन को लेकर सभी तैयारियां फिलहाल पूरी कर ली गई हैं। तो ये अहम जानकारी आपको मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा होने वाला है। मां बाराही धाम देवधुरा मंदिर में भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा निर्माण कार्य जो हो रहे हैं, विकास कार्य जो हैं, उनका स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे कि कौन सा काम कहां तक पहुंचा है। अधिकारियों से बातचीत भी होगी। इसके अलावा और तमाम विषयों पर भी बात होगी। तो सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सीएम का आज दौरा रहने वाला है चंपावत का। तो आज चंपावत पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देखना होगा कि वहां आज किन किन परियोजनाओं की बातें होती हैं, विकास के कौन कौन से मुद्दे जो हैं जिन पर बात आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। हालांकि बाराही धाम देवीधुरा जाने का भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगातार सामने आ रहा है। तो ये हम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज चंपावत का उनका दौरा है। चंपावत के दौरे के दौरान वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जो तमाम योजनाएं चल रही हैं और उनका निरीक्षण कर समीक्षा भी होगी। लक्ष्मण बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके से आज चंपावत का दौरा रहने वाला है, क्या तैयारियां हो रही हैं मुख्यमंत्री के दौरे से पहले? जी, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत जिले के एक दिवसीय दौरे पर आने जा रहे हैं। तो जो मुख्यमंत्री धामी है, मां बाराही धाम देवीधुरा में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय महा प्रशिक्षण अभियान चल रहा है, तो उसमें जो है भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रशिक्षण वर्ग में जो मुख्य अतिथि के रूप में उनके द्वारा प्रतिभाग किया जाना है और जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनको संबोधित करेंगे कि अभियान का उद्देश्य क्या है। लगभग 1 बजे आज मुख्यमंत्री देवीधुरा पहुंचेंगे, जिसके बाद जो कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे और वहाँ कार्यकर्ताओं से को प्रशिक्षण वर्ग के बारे में समझाएंगे और उसके बाद मां बाराही के जो है मुख्यमंत्री के द्वारा दर्शन किए जाएंगे। जी लक्ष्मण, क्या कुछ विकास परियोजनाएं हैं जिनका स्थल निरीक्षण होगा या कुछ नई एक बार नई सौगात, विकास की सौगात कुछ मिल सकती है आज? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मां बाराही धाम देवीधुरा क्षेत्र को या चंपावत जनपद को जो है विकास की नई सौगातें जो है देते हुए जाएंगे। पूरी आशा है जनता को कि देवीधुरा और जिले के विकास के लिए मुख्यमंत्री कुछ नई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जी लक्ष्मण, जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार दौरा करते हैं, प्रदेश भर का दौरा करते हैं, तो चंपावत भी लगातार वो आते ही रहते हैं। तो जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जो निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं, क्या उनका असर ज़मीनी तौर पर देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, मेन चीज तो ये कि जो चंपावत है, चंपावत विधानसभा, वहाँ के खुद मुख्यमंत्री विधायक हैं, तो अपनी विधानसभा क्षेत्र उससे लगी हुई जो लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र है, कई विकास कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ कराए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी योजनाएं वहाँ धरातल पर उतरती नजर आ रही। बात करूं लोहाघाट की, तो जो पेयजल समस्या थी, सरयू लिफ्ट पेयजल योजना, उसकी भी जो है घोषणा की गई, जिसमें जो है टेंडर प्रक्रिया पूरी होकर अब जल्द ही जो है कार्य जो है उसमें शुरू किया जाने वाला है। ऐसे ही चंपावत में साइंस सेंटर सहित कई गुलजू कॉरिडोर सहित कई बड़ी विकास योजनाओं पर जो है कार्य वर्तमान में जारी है। जी तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है लक्ष्मण कि आज मुख्यमंत्री का दौरा काफ़ी अहम रहने वाला है और तमाम संगठन के नेताओं से, पदाधिकारियों से भी मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, काफी अहम दौरा जो है इसको माना जा रहा है, जहाँ जो पंडित दीनदयाल महाअभियान प्रशिक्षण है उसमें समस्त जो है भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो 2027 को लेकर भी जो है चुनावी रणनीति वहाँ पर को बनाई जाएगी और विकास की कई नई योजनाओं का शिलान्यास या घोषणाएं मुख्यमंत्री कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर का। देहरादून में नियमों के खिलाफ चल रहे 96 होम स्टे पर बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। जिला प्रशासन ने 96 होम स्टे के जो पंजीकरण है उनको निरस्त कर दिया गया है और डीएम सविन बंसल के निर्देश पर ये ऑपरेशन सफाई अभियान शुरू किया गया है। पर्यटन विभाग की वेबसाइट से होम स्टे हटाने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। कई होम स्टे, होटल, बार और पार्टी स्पॉट जो हैं वो संचालित हो रहे थे, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, फायर सेफ्टी के लिए कोई प्रिकॉशंस नहीं थे और इसके अलावा तय मानकों के अनुरूप नहीं चल रहे थे ये होम स्टे। तो देहरादून में अब
जो होम स्टे हैं उन पर कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कई जगह पर तमाम जो चीज़ें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको दुरुस्त नहीं किया जाता। तो ऐसे में अब उन होम स्टे, बार, पार्टी हॉल या और तमाम जो व्यवस्थाएं की जाती हैं उन पर बिना लाइसेंस, बिना फायर सेफ्टी तय मानकों के जो होम स्टे चल रहे थे अब उन पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। जो जिलाधिकारी हैं सविन बंसल, वो सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे 96 होम स्टे चिन्हित किए गए हैं जिन पर फिलहाल कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। तो जिला प्रशासन ने 96 होम स्टे के जो पंजीकरण है वो निरस्त कर दिए हैं और जो ये वो होम स्टे हैं जो नियमों के खिलाफ चल रहे थे, जिनमें फायर सेफ्टी की बात हो या और जो तय मानक हैं, जो प्रशासन ने मानक तय किए गए हैं, उनके अनुरूप इनमें वो व्यवस्थाएं नहीं थी। इसलिए पर्यटन विभाग की जो वेबसाइट होती है, जिन पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वहाँ पर से अब इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो यानी कि अब ये जो 96 जो स्पॉट निर्धारित किए गए हैं, टूरिज्म वेबसाइट से और जो हमारी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी निरस्त किया जा रहा है और इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो पंजीकरण हैं, वो सीज किए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगी। हमारे टोटल होम स्टेज इस क्षेत्र में काफ़ी हैं, शहरी क्षेत्र में और हमारे सब सिटी एरियाज़ में। तो इन्हीं होम स्टेज से ये सभी गतिविधियाँ की इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में ये नंबर बढ़ेगा। तो ज़िला प्रशासन ने 96 होम स्टे के पंजीकरण जो हैं वो निरस्त कर दिए हैं और अभी आपने सुना किस तरीके जो ज़िलाधिकारी हैं सविन बंसल, उन्होंने सीधे तौर पर ये ऑपरेशन सफाई अभियान शुरू किया है, जिसके निर्देश के अनुसार जो अधिकारी हैं उन्होंने टीमें बनाई और टीमें बनाकर 96 ऐसे स्पॉट निर्धारित किए हैं जहाँ पर इस तरीके की अवैध गतिविधियाँ हो रही थी, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था। योगेश आर्य मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। योगेश, 96 होम स्टे पर जो है अब कहीं ना कहीं सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है, प्रशासन ने कार्रवाइयां की हैं और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए सचिन, देहरादून में नियमों के खिलाफ चल रहे थे होम स्टे पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन द्वारा जिस तरह से होम स्टे के पंजीकरण निरस्त किए गए हैं, उसमें डीएम सविन बंसल के निर्देश पर, क्योंकि ऑपरेशन सफाई जो है वो अभियान चलाया गया था और पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर होम स्टे हटाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई। कई होम स्टे होटल्स, बार और पार्टी स्पॉट्स की तरह संचालित मिले और अगर देखा जाए तो बिना लाइसेंस जो है फायर सेफ्टी और तय मानकों के विरुद्ध जो है ये चलते हुए नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं जिस तरह से विदेशी नागरिकों की जानकारी छिपाने और क्षमता से ज्यादा कमरे चलाने के का खुलासा जो है इस दौरान हुआ है, तो उस पर जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई की है और डीएम ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के जो कार्यक्रम है वो निश्चित तौर पर आगे भी चलते रहेंगे और किसी प्रकार की अगर जो है इस तरह की जानकारी उनके संज्ञान में आती है तो वो इस पर बड़ी कार्रवाई करने का काम करेंगे। योगेश, लगातार इस तरीके की शिकायतें मिलती है, क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, अब जो प्रशासन है, जो डीएम है, उनकी टीम भी अब सख्त नजर आ रही है, निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि पर्यटन का सीजन शुरू होने वाला है, कौन आ रहा है, जिससे कानून व्यवस्था मेंटेन रह सके? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो डीएम सविन बंसल ने साफ कहा कि ऐसे रिहायशी इलाके जहां पर जो है एक अपार्टमेंट को लेकर जो है होम स्टेज, वहां पर जो है छोटे होटल्स जो है वो बनाए जा रहे थे, उनको डेवलप करके रात रात तक वहां पर अवैध गतिविधियां जो है संचालित होती पाई गई है और जिस तरह से वहां पर अगर देखा जाए तो ना तो कोई बिना लाइसेंस की नहीं उनको अनुमति थी, ना ही उन पर लाइसेंस था, ना ही फायर सेफ्टी थी और उसके साथ साथ बिना लाइसेंस उसके बार और पार्टी स्पॉट्स संचालित किए जा रहे थे। लोगों की लगातार शिकायतें मिल रही थी, उस पर जो है पूरी तरह से जो टीम को निर्देशित किया गया था, उन्होंने जांच में पाया तो जांच के उपरांत जो है कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अनियमितताएं जहां जहां मिलेंगी वहां वहां बड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और देहरादून से एक और बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड में श्रमिकों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने उनका जो न्यूनतम वेतन है उसको बढ़ा दिया। अकुशल श्रमिकों को अब 13,018 रुपये मिलेंगे और ये मासिक वेतन है, इसमें वृद्धि की गई है। अर्धकुशल श्रमिकों का जो वेतन था लगभग पहले 15,000 था और उसके बाद उसको आगे बढ़ाया गया, लेकिन अब नई वेतन की दरें जो हैं वो लागू हो गई हैं। ओवर टाइम बोनस और अन्य सुविधाएं समयबद्ध तरीके से देने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने श्रम कानूनों के सख्त पालन के निर्देश भी दिए हैं। तो ये अहम जानकारी। अर्धकुशल श्रमिकों को 15,010
15,100 रुपये और कुशल वालों को 16,000 के आसपास जो है वेतन देने की बात सामने आ रही है। 1 अप्रैल 2026 से वेतन की नई दरें लागू हो जाएंगी। तो वो टाइम हो, बोनस हो, जो तमाम सुविधाएं हैं उनको समयबद्ध तरीके से देने के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। और ये अहम जानकारी प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों का सख्ती से पालन होगा। तो उत्तराखंड के जो श्रमिक हैं उनको बड़ी राहत देती हुई सरकार यहाँ पर नजर आ रही है। उनके जो वेतन है उसमें इजाफा होता हुआ। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के नवीनीकरण कार्यों का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सांसद अजय भट्ट, विशिष्ट अतिथि विधायक सरिता आर्य और दर्जा राज्य मंत्री का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इसके बाद सांसद ने विश्वविद्यालय के रीडिंग रूम, मदन मोहन मालवीय मिशन शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र स्थित प्रेक्षागृह और अतिथि गृह के नवीनीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर सांसद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन टूट चुका है, देश की जनता ने उन्हें पूरे तरीके से नकार दिया है। एक हमने सेंट्रल लाइब्रेरी में एक रीडिंग रूम बना रखा है। हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कहीं जगह नहीं थी, एक हॉल में बैठते थे। तो आपको पता है यहाँ ठंडा कितना होता है, तो बहुत इनकन्वीनियंट था। तो वहाँ पर एक फुली एसी रूम हमने जनरेट किया, जिसका लोकार्पण भी करेंगे। दूसरा, हमारे पास कहीं पर भी एक अच्छा कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं था जिसमें आप लोग भी आते हैं, उसको बहुत अच्छा कर दिया। देन गेस्ट हाउस अच्छा बना है। 3 आइटम का लोकार्पण करेंगे। कितने की लागत? एग्जैक्ट वैल्यू तो एग्जैक्ट नहीं है, बट 1.5 करोड़ के आसपास का टोटल लागत है। जो इंडी गठबंधन है उनका, वो रसातल में चले गया है, वो टूटने के कगार पर है। पहले भी नहीं था, साथ तो खाली दिखावा था, एक हवा बना रहे थे, लेकिन वो जो हवा भरने की कोशिश कर रही थी बुरी तरह से या पूरी तरह से कहें, उनकी पूरी हवा निकल चुकी है। देश ने नकार दिया है, वोटर्स ने नकार दिया है, सब जगह नकार दिया है। और आपको पता है कि साउथ में हमारी ज़बरदस्त एंट्री हुई है, ज़बरदस्त एंट्री हुई है। जहां हम 0 होते थे, कहीं हमारी सीटें आई, कहीं हमारे मेयर बन गए, कहीं हमारे विधायक बन गए, कहीं हमारे एलआई लोग कुछ सीटें ले आए हैं। तो ऐसा नहीं है, मोदी जी पर अटूट विश्वास है। उनका जो कृतित्व, व्यक्तित्व और चरित्र है, उस पर लोग आज विश्वास करते हैं। ये विश्वास गेन करना बहुत बड़ी बात है। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने सिंचाई विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिस दौरान कार्यालय में कई अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय पर अनुपस्थित पाए गए, जिस पर डीएम ने कड़ा रुख अपनाया। डीएम ने सबसे पहले उपस्थित पंजिका का अवलोकन किया, जिसमें अधिशासी अभियंता समेत कुल 6 अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी समय पर कार्यालय में अनुपस्थित मिले। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता के खुद समय पर कार्यालय न पहुंचने को गंभीर लापरवाही मानते हुए उनका 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। पौड़ी गढ़वाल के नव नियुक्त मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी ने कार्यभार संभालने के बाद विकास भवन सभागार समेत अन्य विभागों का निरीक्षण किया, जिस दौरान उन्होंने कार्यालय व्यवस्थाओं और विभागीय कार्यप्रणाली का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने तमाम अनुभागों में जाकर कर्मचारियों से संवाद किया और कार्यालय संचालन से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। आपके यहाँ तो बड़ी अच्छी योजनाएं आ रही है यार। तो देखिए, चूंकि मैंने 2 या 3 दिन पहले यहाँ ज्वाइन किया था, तो एक अपनी सुविधा के लिए भी और इस जानकारी के लिए भी कौन सा ऑफिस हमारा किस तल पे है या किस पक्ष पे है, इसके लिए एक मैंने भ्रमण किया था। खुशी है कि यहाँ के ऑफिस मेरे को काफ़ी नीट एंड क्लीन लगे। श्री भरत मंदिर झंडा चौक पर ऋषिकेश ज्वेलर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री की अपील के विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस दौरान एसोसिएशन पदाधिकारी विशाल तायल ने कहा कि ज्वेलरी सेक्टर पिछले 2 साल से सोने के बढ़ते दामों से आर्थिक संकट में है। कारोबार में गिरावट से दुकानदार प्रभावित हैं और बड़ी संख्या में कारीगर बेरोजगार हुए हैं। व्यापारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री की अपील के 3 दिन में ही देश भर में ज्वेलरी बिक्री 70 से 80% गिरी है। एसोसिएशन ने सरकार से सभी पक्षों से विचार विमर्श कर राहत के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।
हमारे ऋषिकेश ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो आज से 3 दिन पहले एक वक्तव्य दिया गया कि भारतीय 1 साल के लिए सोने को खरीदने पे थोड़ा रोक लगाएं, तो इस विषय के विरोध में हमारा प्रदर्शन था। हमारा ये कहना है कि ज्वेलरी मार्केट पिछले 2 साल से भाव बढ़ने के कारण वैसे ही बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहा है। बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बहुत से कारीगर खाली हो गए हैं। इसके ऊपर हमें हमारे ज्वेलरी सेक्टर को कोई राहत देने की बजाय उन्होंने जनता से अपील की है कि वो 1 साल के लिए सोना ना खरीदें। तो इससे हमारे व्यापार पे बहुत गहरी चोट पहुंचेगी, साथ ही लाखों दुकानदार बेरोज़गार हो जाएंगे। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यमुना नदी पर निर्माणाधीन 300 मेगावाट जल विद्युत परियोजना में कार्यरत संविदा कर्मियों का जो गुस्सा है वो चौथे दिन खुलकर सामने आया। C2 यूनियन के बैनर तले 400 से ज़्यादा कर्मचारियों ने परियोजना कार्यालय डाकपत्थर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। स्थिति उस समय अहम मोड़ पर पहुंची जब यूनियन के जिला महामंत्री एडवोकेट लेखराज के नेतृत्व में 10 सदस्य प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों से बात के लिए अंदर गया। काफ़ी देर तक बात चली। बैठक में 11 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। विकासनगर के रुद्रपुर में करीब 90 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक विद्यालय भवन का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर आधुनिक बनाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ भवन बनाने से शिक्षा की गुणवत्ता सुधर जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी, संसाधनों का अभाव और पढ़ाई के स्तर जैसी चुनौतियां आज भी कई स्कूलों में बनी हुई है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि योजनाएं कागजों से निकलकर ज़मीनी स्तर पर कितना असर दिखा पाती हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 3-3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। वैश्विक बाजार में ऊर्जा की जो कीमत इतनी तेज़ी आई है, उसका सीधा बोझ अब तेल कंपनियों ने ग्राहकों के कंधों पर डाल दिया है। तेल कंपनियों की ओर से 3 रुपये प्रति लीटर की सीधी वृद्धि किए जाने के बाद अब पेट्रोल की नई कीमतें लगभग 97 रुपये 77 पैसे हो गई है। वहीं डीजल की अगर बात की जाए तो आम ग्राहकों को अब 90 रुपये 67 पैसे से कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम देशवासियों से ये अपील की थी कि ईंधन के उपयोग को कम किया जाए, यानी कि पेट्रोल और डीजल की जो खपत है उसको कम किया जाए। और ऐसे में उनकी अपील का असर भी देखने को मिला। लेकिन उसके बाद ये भी देखा गया कि पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपये कुछ पैसे जो हैं वो रेट बढ़ा दिया गया है 1 लीटर पर। और इसके बाद आपको तस्वीरें पेट्रोल पंप से दिखाना चाहेंगे कि अब जो पेट्रोल है उसके दाम बढ़ गए हैं। तो यानी कि जो लोग हैं वो अपना पेट्रोल लेने के लिए पहुंच भी रहे हैं। और बढ़ती कीमतों को लेकर भी लोग का साफ तौर पर ये मानना है कि आखिर रेट क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं। किस रूप में आप इसको देखते हैं? 3 रुपये पेट्रोल पर बढ़ाए गए, क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, उसको ठीक है। ये परिस्थिति हम तो 5 महीने पहले बढ़ना चाहिए था, अभी बढ़ रहा है। और इसके बाद ये भी है कि बढ़ा है तो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 3 रुपये बढ़ा है। इतना तो भाई अब जब लड़ाई चल रही पूरा संसार ही बेहाल हो गया। और इसमें अभी और ही बढ़ेगा, ऐसा कोई नहीं कि आज ही खत्म हो गया। अच्छा, आम लोगों की जेब पर भी क्योंकि असर पड़ रहा है, उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखो जी, असर तो ऐसा नहीं 150 का नहीं है। दिन में कोई 20 किलोमीटर चलेगा, 30 किलोमीटर चलेगा, 20-30 रुपये का अंतर है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? जैसे कि वो कह रहे हैं कि पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें। कम करें, हम तो 2-3 किलोमीटर तो पैदल जाते हैं, सब्जी लेने पैदल जाते हैं। और कोई मतलब रास्ते में मिल गया पैदल चल रहे मेरे सब, यही हम करें और कुछ नहीं। जितना मदद हो सकता है वही करें। यानी कि देश हित में? देश हित में 100%। मैं ऑलरेडी आर्मी से हूँ मैं आर्मी से हूँ, मैं इस चीज़ को अच्छी तरह जानता हूँ। वो तो मोदी जी का धन्यवाद है जो फिर भी देश को अभी तक मुट्ठी में रख रहे हैं। बहुत सारे देश तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो पेट्रोल के दाम एक बार से बढ़े हैं और 3 रुपये कुछ पैसे का अंतर जो है वो इस बार देखा जा रहा है। 96.23
रुपए लीटर जो पेट्रोल है वो अब मिलना शुरू हो गया है और लोग जो है पेट्रोल तो डला ही रहे हैं, लेकिन अब जो खपत कम करने की बात जो कही गई थी उस पर भी अब असर होता हुआ नज़र ज़रूर आने लगा है, क्योंकि लोग पहुँच रहे हैं और पेट्रोल डीजल जो है वो खरीदते हुए भी नज़र आ रहे हैं और तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। बस अब 3 रुपये जो रेट बढ़ा है किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? सर रेट तो बढ़ ही रहा है, अभी तक तो गैस को लेकर के प्रॉब्लम झूल रहे थे, अब पेट्रोल पे आ गई है समस्या, अब क्या करें सर। तो दिक्कत है, दिक्कत मान रहे हैं? दिक्कत तो सर हो ही रही है, पब्लिक तो सर परेशान ही है, दिक्कत तो सर सभी को है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो अपील प्रधानमंत्री ने की थी कि पेट्रोल बचाएं, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या बचा रहे हैं कि आप लोग भी पेट्रोल? सर जैसे उन्होंने किया था कि भाई पेट्रोल बचाओ, पेट्रोल बचाने की तो पूरी सर वो हो रही है। जैसे उन्होंने बोला था कि अगर कोई 4 आदमी जा रहे हैं तो अपनी अपनी गाड़ी ना लेके जाए, एक ही गाड़ी से सफ़र करे, उनकी बात पे भी सर सहयोग पूरा किया जा रहा है और कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि देहरादून में 1-2 दिन से थोड़ा सा भीड़ का माहौल भी थोड़ा कम है, मान रहे हैं लोग बात उनकी। लेकिन ऐसे में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रेट भी बढ़ जाएंगे, उसको किस रूप में देखते हैं आप? अब सर रेट तो बढ़ ही रहे हैं, बताओ गरीब आदमी है तो सब आदमी जूझ ही रहे हैं चीज़ों से, बाकी तो देखते हैं जो भी होता है आगे चल के क्या रिजल्ट निकलता है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, पेट्रोल भी डला रहे हैं, लेकिन जो 3 रुपये का रेट है उसमें बढ़ोतरी की गई है, पेट्रोल के रेट में भी और डीजल के रेट में भी। हालांकि इससे पहले भी ये देखा गया था कि जब केंद्र सरकार ने 10 रुपये की छूट जो है एक्साइज ड्यूटी पर दी थी, उसके बाद लोगों में राहत ज़रूर थी, खुशी ज़रूर थी, लेकिन अब एक बार फिर से जो 3 रुपये की बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर लोग का कहना है कि हालांकि जो 3 रुपये बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं, हालांकि लोग इसको देश हित में तो बता रहे हैं और अपनी समस्याओं से भी अवगत करा रहे हैं। हालांकि कह रहे हैं कि भाई महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है, जिस हिसाब से पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है और तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बातचीत भी कर लेते हैं। भाई आप क्या कहना चाहेंगे 3 रुपये की जो बढ़ोतरी हुई पेट्रोल डीजल के रेट पर? हमें कोई इतराज़गी नहीं है, कोई इतराज़गी नहीं। मतलब ठीक है ये 3 रुपये की बढ़ोतरी? गवर्नमेंट जो भी करती है हमारे अच्छे के लिए ही करती है, हमें कोई इतराज़ नहीं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। भाई साहब से भी जान लेते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे 3 रुपये की जो बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल डीजल को लेकर? देखो जिस प्रकार से संकट चल रहा है तो ये बहुत ज़रूरी भी है ना, ये क्योंकि लोग जो है फिर स्टोर करने लग जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये बढ़ोतरी हो जाए। ठीक है, इससे पहले छूट भी दी गई थी 10 रुपये की। हाँ ये तो चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ये तो बिजनेस है जी, इसमें ऊपर नीचे चलता रहता है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो पेट्रोल के जो दाम है वो हम आपको बता रहे हैं, वो 96.23 रुपये पर लीटर जो है वो पेट्रोल मिल रहा है, यानी कि अब 3 रुपये सीधे सीधे बढ़ा दिए गए हैं और 3 रुपये कुछ पैसे का जो रेट है उसकी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम तेल की हम बात करें तो उसका जो रेट है वो 104.69 रुपये पर लीटर पर पहुंचा हुआ है, तो यानी कि अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम भी डला रहे हैं तो वो 100 के पार है और अगर डीजल ले रहे हैं तो वो भी 91 रुपये 92 रुपये तक पहुंचा हुआ है, जो कि कहा जा सकता है कि पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। हालांकि लोगों की जेब पर इसका असर जरूर पड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो अपील थी कि कम से कम ईंधन का इस्तेमाल करें, कम से कम पेट्रोल डीजल की चीज़ों का इस्तेमाल करें, वो असर अब होने लगा है। राजधानी देहरादून समेत कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि जो तमाम लोग हैं वो अब वाहनों का उपयोग कम से कम कर रहे हैं या फिर जो 4 व्हीलर का इस्तेमाल करते थे वो अब 2 व्हीलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हॉर्नबिल टीवी के साथ। नमस्कार।